हेलो दोस्तों। तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी टीजीटी ज्योग्राफी की। तो दोस्तों ये जो आपको फ्री कोर्स है, यहाँ पे पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा और इसमें आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ का चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप तैयारी करें तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैं आपको वादा कर रही हूँ कि जो ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको अतिरिक्त कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप यूपी टीजीटी या पीजीटी जब आप क्लियर नहीं कर पाते हो, उसका रीज़न ये भी होता है कि आप जो सिलेबस देखते हो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बहुत सारा जो है आप उसे पढ़ने की कोशिश करते हो, जो कि आपके माइंड में स्टोर हो पाना पॉसिबल नहीं होती उतनी सारी चीज़ें। और आपने कई बार सुना होगा कि कीवर्ड से पढ़ें। तो कीवर्ड्स क्या हैं, और आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जो आपको मात्र कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 टॉपिक जो हैं, जिसमें सौरमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल और अधिवास और भारतीय भूगोल जो है, और उसके बाद आपका आता है विविध या अन्य। तो दोस्तों इनमें आपको क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हो, उसे अपने सिलेबस से ज़्यादा पढ़ लेते हो, तो वो उस जगह आपके काम नहीं आएगा। सपोज़ अगर आपको 10 नंबर की चीज़ लिखनी है, वहाँ पे आप 50 का करके आओ, तो उसमें आपको तब भी 10 नंबर ही मिलेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जितना आपको ज़रूरी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम में जितना आने वाला है, हम उतना पढ़ेंगे। जिसे कि हम कहते हैं सरलता से, सहजता से हम समझ कर पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, सब कवर करेंगे। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये देखिए, हम यहाँ पे ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। और जैसा कि मैं कह रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक बार आप ट्रस्ट करें और ट्राई करें, तो आप जो इस बार का एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्रैक करेंगे। तो दोस्तों आज से ये मेरा पहला दिन है, और 45 डेज़ में हम ज्योग्राफी का और प्लस जो हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स जो है, एवरीडे आपको यहाँ पर 1 घंटे की जो क्लास है आपको यहाँ पे मिलेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाए, बट आपको यहाँ 40 डेज़ जो है अपने डेली देने हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा, आप यकीन मानिए अपकमिंग एग्ज़ाम में आपकी वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप यहाँ पे आकर इस चैनल को वापस से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया गया सारी चीज़ें आती हैं और आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर रिज़ल्ट आने के बाद आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और एग्ज़ाम देने के बाद भी आप ज़रूर आइएगा, और हम वापस से डिस्कस करेंगे कि जो हमने 45 डेज़ में पढ़ा था, क्या उससे हमें कोई भी रिज़ल्ट जो है अच्छा मिला या नहीं मिला। तो प्लीज़ इतना करिएगा कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चैनल पे न्यू हैं, और आप ये 45 डेज़ जो चैलेंज है आप अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमें अभी से ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम सौरमंडल पढ़ेंगे। सौरमंडल में दोस्तों वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमें इम्पॉर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर मोस्टली पूछी जाती हैं। अब इसके लिए दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को जो है अच्छे से देखा है, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में देखा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम आपको सौरमंडल जो है, इससे पहले मेरे अपकमिंग वीडियो जो था, पहला नेक्स्ट वीडियो जो था मेरा सौरमंडल पे, उसमें मैंने सौरमंडल को बहुत अच्छे से बताया है। और उसमें जो चीज़ मैंने बताई है दोस्तों, वो सारी की सारी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी है। तो देखिए दोस्तों, और जो सन 2021 में आपका वर्तमान समय में जो पेपर हुआ, उसमें भी वो चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर वाइज पेपर में हम देखेंगे कि सौरमंडल से क्या क्या चीज़ें जो हैं मोस्टली पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो मेरा चैलेंज अगर एक्सेप्ट हो, तो डेली आप यहाँ पे आकर अपना 1 घंटा दें। अगर आप टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप डेली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी हैं, तो भी आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका 80 से 90%, 100% मैं कह सकती हूँ, आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। सिलेबस यहीं से आता है,
बाकी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती। तो यूपी टीजीटी के लिए हम हार्ड वर्क करेंगे। तो शुरू करते हैं सौरमंडल के प्रीवियस ईयर के पेपर के कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके सौरमंडल चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप देखोगे कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट नोट है उसके, इतना ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब उसे हमने सरलता से लिखा है। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती, बस उसे सहजता से सरल तरीके से समझने का जो प्रयास होता है उसी को हम नाम दे देते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर है दोस्तों, यहाँ पे सन 2001 का, जिसमें कि सौरमंडल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो निर्धारण है वो कब की गई और इसका दिन कितना है, सारा कुछ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पे, एक तरीके से सौरमंडल में जो हमारे जल डमरू है, काला सागर है, प्लस जो हमारा मगर सागर है, बोरिंग सागर है, ये जलमंडल है जितने भी, उनको सबका वर्णन किया गया है, जिसमें कि जल डमरू जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण। ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बाद, एनालाइज करने के बाद मैंने ये नोट डाउन किया है। तो इन नोट्स को पढ़ के जो आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं हमारे यूट्यूब पे या फिर जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हैं उसमें आपको कोर्स मिल जाता है, यही सारा कोर्स दोस्तों आपको वहाँ पर भी मिलेगा, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये कोर्स आपको अवेलेबल करा रही हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यान से, बस 45 डेज जो हैं आपके आप यहाँ पे दीजिए और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे वन लाइनर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण जो है वो हमारा 1884 में आइडियल पश्चिम पूरब, एक दिन जो है पूरब में क्या है, एक दिन हमारा जो होता है वो माइनस हो जाता है, और जब अगर हम पश्चिम से पूरब जाते हैं तो एक दिन हमारा माइनस होता है, और पूरब से पश्चिम जाते हैं तो एक दिन हमारा प्लस हो जाता है। सूर्य सतह का तापमान जो है वो किस पर मापा जाता है, ये क्वेश्चन आया था हमारा, जो कि फोटो स्फीयर पे मापा जाता है, और इसका मापक जो है 5500 केल्विन से 600 केल्विन जो है, 6000 केल्विन जो है, 6000 केल्विन होता है। अब एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादातर रिपीट होता है दोस्तों, तो इसे ध्यान दीजिएगा। बाकी इस पे जो चैप्टर है वो भी मैं लेके आऊँगी, बट हम प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर चलेंगे यहाँ पे आज। तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म आयतन जो है वो कब क्या कहते होता है, तो वो 22 दिसंबर को होता है। इसी तारीख को जो है आपका सूर्य मकर रेखा को लंबवत होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिणी गोलार्ध पर जब शीर्ष जो ग्रीष्म आयनत है, इस तारीख को कौन सी तारीख को होता है, और सूर्य मकर रेखा के लंबवत कब होता है। तो दोस्तों जो आप कीवर्ड रीडिंग या कीवर्ड नोट राइटिंग को ट्राई करते हो, वो यही चीज़ होती है जिसमें हम संयोजक शब्दों को हटाकर मेन जो पॉइंट होते हैं उनको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपसे सन 2022 का जो पेपर आएगा मैं लिखित में दे सकती हूँ कि ये चीज़ ज़रूर आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे इस गोलार्ध के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है कि जो छोटा दिन जिसे कहते हैं छोटा, तो छोटा दिन क्या होता है, 22 से जो आपका 22 होता है, 22 तो जो आपका है ये छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर जो है आपका सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून जो है आपका बड़ा दिन होगा, और जो यहाँ पे है आपका दक्षिण में यह जो इसमें होता है, इसमें क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, और 23 सितंबर को दिन रात जो है बराबर होते हैं, और इसमें दिन जो है दिन क्या है, जो आपका दिन है वो बड़ा होता है और रात जो है छोटी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। अगला है कि भारतीय जो प्रमाणिक समय है वो कहाँ से लिए गए। तो वैसे ये मोस्टली क्वेश्चन लोगों को पता होता है कि प्रमाणिक समय जो हमारा प्रयागराज से लिया गया है, जो कि नैनी के निकट है, और ये कितने से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं कि 82 1/2 जो है आपका पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। और ग्रीनविच से अगर विश्व में बात करें तो ग्रीनविच में इसे 5 सही 1/2 जो है इसका भाग होता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर बात करें तो 180 डिग्री देशांतर के सहारे जो है प्रशांत महासागर से होकर ये गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर के सहारे कैसे जाती है। ठीक है,
ये तो 180 देशांतर प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और ये दो तिथियों से बचने के लिए खींची गई थी, जिससे कि साइबेरिया को विभाजित होने से बचता है और साइबेरिया को जो है अलास्का के अलग रखने के लिए 75 उत्तरी अक्षांश रेखा पर इसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, अब प्रधान युग्मोत्तर या शून्य देशांतर या प्राइमरी मिडलाइन जो है उस पर एक क्वेश्चन आया था कि जो मानक रेखा है, जो ग्रीनविच मानक रेखा है, वो गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उस रेखा को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता, तो उस रेखा को हम प्रधान युग्मोत्तर या शून्य देशांतर या प्राइमरी रेखा जो है, प्राइमरी मेडियन जो है, इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था हमारा कि विषुवत रेखा परिधि जो है हमारी, वो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरने वाली है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में काटती है। ये ध्रुव पर चपटा और विषुवत रेखाओं पर उभरा हुआ है। ठीक है, तो ध्रुव जो है हमारा ये है उत्तरी ध्रुव। सॉरी दोस्तों, आपको ये नहीं दिख पाया, माफ़ी चाहूँगी। तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो इसने जो इसको यहाँ विषुवत रेखा ने उपहार पर काटा है इसे, तो ये जो है आपका 476 जो है यहाँ पे इसमें काटा है, यानी आपका 40,076 पे इसे काट दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 4008 किलोमीटर जो है इसका यहाँ पे है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होती है उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था हमारा कि चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता बल्कि इसकी छाया पड़ती है, तो जब छाया पड़ती है तो उस वक्त कौन सी जो प्रक्रिया है वो होती है, तो इसका आंसर था चंद्र ग्रहण। ठीक है, जो कि सदैव पूर्णिमा में पड़ता है। दोस्तों, हम जो यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो आपके नोट्स हैं, ये आंसर जो है आपको जो डायरेक्ट मिल रहे हैं, वो आंसर जो आप लिखने का तरीका है इसे ही बोलते हैं कीवर्ड्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, अतिरिक्त शब्द नहीं मिलेंगे, जिस वजह से आपको जो ये आंसर है वैसे ऑप्शनल वाइज नहीं दिख रहे हैं। डायरेक्ट इसमें जो मेन पॉइंट है उनकी बात की गई है। ठीक है, तो अगला है कि पृथ्वी देशांतर 1 डिग्री घूर्णन समय जो है 4 मिनट लेता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि पृथ्वी देशांतर एक घूर्णन में कितना समय लेता है, तो 4 मिनट 24 घंटे में पूर्ण कर लेता है। कर्क व मकर रेखा का भाग जो है वो कितने बीच में जो है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय जो भाग है वो कितने में है, तो वो है कर्क व मकर रेखा के भाग के बीच का। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय तापमान जो है वो है हमारा कर्क और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, और जो उसके नीचे है वो शीतोष्णकटिबंधीय और ऊपर भी शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, और ये है कि जो यहाँ पे 24 घंटे और 52 मिनट में चंद्रमा के एक दिन की पृथ्वी या अन्य ग्रहों के भिन्न चंद्र दिवस की अवधि की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी चंद्रमा के सीधे सिरे के बिंदु को बराबर भाग में घुमाकर पुनः चंद्रमा से ठीक नीचे उसी देशांतर पर बिंदु पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ग्रीनविच में 12 बजे वहाँ पे कितना वक्त होगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के सारे पूछे गए, मैंने ये आपको यहाँ पे बताए हैं। और इससे पहले जो दोस्तों है, मैंने यहाँ पे इससे पहले जो है सौरमंडल का जो चैप्टर है वो पढ़ा दिया है। तो आप इजीली आपको करना कुछ भी नहीं है, सौरमंडल का जो चैप्टर है उसे आपने मेरे वीडियो में देखना है, विजिट करके उसको पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ कही जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि ग्रीनविच में 12 बजे, तो हमारा भारत का समय, जैसे ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में समय क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो भारत में समय जो चलेगा वो आपका कितना चलेगा, 1.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट जो है आपका पीछे की ओर मतलब बढ़कर चलेगा, यानी आप 12 में ये जो है 5.5 घंटे जो है और ऐड कर लें तो आपका जो समय है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर में आपने देखे देशांतर रेखा को पूर्वी रेखा में जो आपने ऐड किया तो भारत की देशांतर रेखा पश्चिमी देशांतर रेखाओं पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं सूर्य का निकटतम ग्रह।
तो ग्रह का चैप्टर जो दोस्तों है वो भी मैं आपको बहुत ही जल्द पढ़ाने वाली हूँ, ग्रह का भी, तो ये भी पढ़ाने वाली हूँ। और फिलहाल यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं दोस्तों हम। तो सूर्य का निकटतम ग्रह जो है हमारा बुध है, और सूर्य से दूरी के 7 ग्रहों की परिक्रमण समय में बढ़ता है। और जो बुध है वो सूर्य के जो चक्कर लगाता है वो 88 यानी 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे क्वेश्चन जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि आपको बार बार पूछा जाता है, और सन 2021 में भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कब और किस सन में ली गई। तो वो हमारी ली गई थी 1884 में ली गई थी, और DSLR से ली गई थी। देखिए जैसा कि हमने किया था, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ देखिए IDL से ली गई थी। तो IDL से ली गई थी, ये हमारा सन 2021 में भी क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर इस वजह से भी करा रही हूँ क्योंकि आपको अगर पता हो, क्योंकि आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसमें से लगभग 88% से 98% जो है आपका पेपर आ जाता है। बाकी बचा 10% या फिर हम डायरेक्टली 20% लेते हैं, जो आपको चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ते हो तो भी आप यहाँ से ले जाते हो। तो आप प्रीवियस ईयर के आपको पेपर इसलिए भी सॉल्व करने चाहिए क्योंकि आप 80% जो है यहाँ से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हमारा क्वेश्चन फिर से जो था वो रिपीट हुआ और हमने उसे कर लिया। तो देखिए नाविक के लिए उपयोगी जो यंत्र है वो कौन सा है, और सरल रेखा अक्षांश रेखाओं को एक कोण काटती है, अतः ऐसी सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मार्केट चार्ट पर 2 बार काटती है, तो इसे ही हम कहते हैं। अगला है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो पूछा गया था सौरमंडल का बड़ा ग्रह या बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है। तो द्रव्य सभी ग्रहों का जो द्रव्यमान है सभी ग्रहों का 71% आयतन का 1.5 गुना, और इसके वायुमंडल का मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति, और इन सभी ग्रहों में जो है ये सबसे बड़ा है, और 71% जो है द्रव्यमान है इसका, और ये आयतन जो है इसका 1.5 गुना बड़ा है। और वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना की बात करें तो परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, और इसका जो है निहारिका परिकल्पना जो है हमें लाप्से व रॉस ने दी थी, और निहारिका की जो मेघ परिकल्पना थी डॉक्टर वॉन विस सैक्रल ने दी, और व्यास गैसीय परिकल्पना जो थी हमारी कटक ने दी, और सुपरनोवा परिकल्पना हमारी यूरल ने दी, और ग्रहों का यानी ग्रहाणु परिकल्पना जो थी हमारी वॉल्टन ने दी। ठीक है, तो व्यास राशि परिकल्पना भी हमारी कटक ने दी थी। अब इसके नीचे चले आते हैं, हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो ये इसको हम ज़्यादा डिटेल से इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्टली परिकल्पना सिद्धांत पर जो है वो आते रहते हैं, और ये हमारा 21 में भी आया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या जर्मन दार्शनिक कटक 1755 में व्यास राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था। और कट ने माना कि ब्रह्मांड में सदैव दैव निर्मित अघात पदार्थ बिखरे हुए हैं जो कि कठोर व गतिहीन थे, परंतु उसमें माना कि आपस में आकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराए और ताप भ्रमण गति जो थी आपकी निरंतर हुई, और निहारिका जो है जिसे कि हम नेबुला कहते हैं उसका निर्माण हुआ। तो एक तरीके से जो आपसे अगर ये पूछा जाए कि निहारिका का निर्माण कैसे हुआ या नेबुला का निर्माण कैसे हुआ, तो ये भी जो है कि जब अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि ताप मतलब निहारिका या नेबुला का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, तो आप कह सकते हो कि ताप और भ्रमण गति के अवरोध से जो है इसका निर्माण हुआ था। तो केंद्र प्रसारित बल से प्रभाव से जो है निहारिका के मध्य उभार आने लगा और क्रिया तेज होने लगी, और 9 ग्रहों का जो गोल छल्ले हैं उनसे निकलकर अलग हो गए, और आगे चलकर यही ठोस होकर 9 ग्रह हुए। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थ्योरी जो कि आपकी कटक ने दी, और ये थ्योरी जो है आपकी किसकी है, निहारिका नेबुले पर आधारित है, जो कि हमारी व्यास राशि परिकल्पना है, और इसे जो है 1755 में प्रस्तुत किया गया था।
ठीक है। तो 9 ग्रह कैसे बने, ये भी आपका जो एक क्वेश्चन अगर अपकमिंग एग्जाम में आएगा तो आप कवर कर लोगे। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए और उसका आंसर देखा और बस हो गया। आप कभी भी बहुत बड़े बड़े जो टीचर हैं, आपके ट्यूटर हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम के ऑफलाइन टीचर हो या फिर आपके ऑनलाइन बड़े बड़े टीचर हो, वो आपको जब भी पढ़ाते हैं तो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर जब आपको सॉल्व कराते हैं तो उसके कंटेंट से जुड़े हुए जो भी टॉपिक होते हैं उनको भी आपको क्लियर करते जाते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता पर उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो तथ्य रहते हैं उनके बारे में आपसे अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आंग्ला भाषा में समोच्च रेखाओं को आइसोसिया कहते हैं। ये रेखा समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलने वाली रेखाएं जो है समोच्च रेखा कहलाती है। तो समोच्च रेखा क्या कहलाती है और आंग्ला भाषा में इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। बट जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो है आपको कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना सिखाया जाएगा, क्योंकि आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपको एज इट इज़ सेम एज क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पे नहीं, आप बुक से भी पढ़ सकते हो। हालांकि सारी जो चीज़ें हैं आपको पढ़ाई जाती है वो भी बुक से पढ़ाई जाती है, बट यहाँ पे जब आपको कोई पढ़ाता है तो उसे ईजी वे में करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लेकर आता है या कुछ ऐसे तथ्य लेकर आता है जिससे कि आप इजीली जो है उसे समझ सकें। तो यहाँ पे आंग्ला भाषा में उसे क्या कहते हैं, समुद्र रेखा को वो है आइसो हिप्स जो है कहते हैं। और मानचित्र में जो है उच्चवक्ष प्रदर्शित करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानचित्र में उच्चावक्ष प्रदर्शित करने के लिए, जो मानचित्र में उच्चावक्ष प्रदर्शित करने के लिए किन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो वह है समुच्चय रेखाएं, जिसे कि हम आंग्ला भाषा में क्या कहते हैं, आइसो हिप्स कहते हैं। और आइसो लाइंस जो होती है समलववर्त रेखाएं होती हैं। आइसो हाइट जो है समवर्षा रेखा होती है। और जो आपकी समता रेखा होती है उसे कहते हैं आइसोथम कहते हैं, जो कि आपकी समता रेखा होती है। अगला है अपसॉर्ट। तो ये क्वेश्चन जब था तो जल्दबाजी में ज़्यादातर लोगों ने गलत कर दिया हो, या क्वेश्चन कभी कभी समझ में भी नहीं आते हैं, तो इसे जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अपसॉर्ट जो है पृथ्वी पर अपने कक्ष से सूर्य के निकट दूरी को कहते हैं। तो अपसॉर्ट किसे कहते हैं, पृथ्वी से सूर्य की जो निकट दूरी होती है उसे अपसॉर्ट कहते हैं। तो अपसॉर कहते हैं। और पृथ्वी का जो अंडाकार कक्ष होता है उसके सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य में पृथ्वी के सूर्य से जो आपकी 149 मिलियन जो है किलोमीटर जो होती है आपकी दूरी है, उसको निकटतम दूरी, और जो इसकी 147 मिलियन किलोमीटर है उसे अपसौर दूरी जो होती है हमारी, अपसौर की जो स्थिति होती है 3 जनवरी को होती है और 4 जुलाई को अपसौर होती है। ठीक है। तो अगर उपसौर की बात करें तो ये 3 जनवरी, और अगर 4 जुलाई को बात करें तो ये अपसौर स्थिति होती है। इसमें पृथ्वी के सूर्य के बीच की दूरी जो है बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा अर्थ हो गया। सपोज कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सन है, तो जब पास होते हैं 3 जन को तो ये हमारा हो जाता है अपसौर, यानी पास हो रहे हैं तो ये अपसौर हो गया। जब सूर्य जो होता है पृथ्वी से दूर होने लगता है तो इसे कहते हैं अपसौर। तो सीधे से हम अगर इसे डिनोट करें ई एस से, तो जब ई एस के पास होता है, ई एस नियर होंगे, ई एस नियर होंगे तो आपका क्या होगा 3 जन अपसौर, और जब दूर होंगे तो जुलाई अपसौर, उपसौर की जगह अपसौर हो जाएगा। सॉरी। अब है सूर्य के निकटतम ग्रह। तो ग्रह का एक चैप्टर जो है आपको सौरमंडल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, सबसे पहला तो आपका हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं, जिसमें कि देशांतर रेखाएं आपकी आ जाती हैं और प्रमाणिक रेखाएं जाती हैं, भारत मानक रेखाएं आ जाती हैं, और उसके साथ ही साथ आपकी जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होती है वो आ जाती हैं, उनसे गुजरने वाले जो देश होते हैं वो आ जाते हैं, आपको कवर करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको हालांकि पढ़ा दी हैं, फिर भी क्या कहते हैं मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ कि जो आपको एक इजी हो जाए, और बाकी आप जो है उस डायग्राम को देखें जाके, जो मैंने इससे पहला लेक्चर लिया है उसको आप पढ़े जाके। तो देखिए मैंने ये वाला जो था आपको पढ़ाया था, इससे रिलेट क्वेश्चन काफ़ी जो हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपने मेरा बताया गया जो यहाँ पे सौरमंडल है, रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं,
इनको पढ़ लिया अगर आपने, तो आप यकीन मानिए जो आपके सौरमंडल से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये आप जो नंबर हैं आपके 4 से 5 नंबर, ये आपके 100% जो है आपके होंगे, अपने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस नोट्स से अलग पूछा गया हो या इनसे कुछ भी बाहर पूछा गया हो। ठीक है, तो मैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो कि आपको इन कीवर्ड्स लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको ढेर सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ढेर सारा पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे और टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो सटीक पढ़ेंगे, सरलता से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। तो बस एक चीज़ और है कि अपना जो है बोर मत होइएगा। बोर जहाँ आप होने लगे, कभी भी किसी काम को जब इंटरेस्ट के साथ आप करोगे तो यकीन मानिए आप ज़रूर सक्सीड हो जाएंगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो सफलता कदम चूमेगी जब आप उसे सहजता से लेंगे, बोरियत से नहीं लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बोर नहीं हो रहे होंगे। तो सूर्य के जो निकट ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जो दूर हैं वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम क्या होता है इसे भी देखते हैं। 5 जो आपका डिग्री है उत्तर और 5 डिग्री आपका दक्षिण अक्षांश रेखाओं में स्थित होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों ही 5 नॉर्थ में और 5 साउथ में तक जो इसका वायु दाब है वो मेखला में होता है। अतः इसे जो है शांत पेटी कहते हैं, और शांत पेटी को ही हम क्या कहते हैं? डोलर ड्रम। यानी यहाँ से ये और यहाँ से ये इतना ये जो भाग है, इतना ये भाग, ध्यान से देखिए अगर नहीं देखा है तो ये देखिए इतना आपका ये भाग और इतना ये भाग जो है आपके वो क्या है? डोलर ड्रम या शांत पेटी। अब यहाँ पे के उष्ण उच्च दाब जो है 30 से 35 है, तो यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो 30 से 35 जो है उपध्रुवी, और निम्न दबाव जो आएगा 60 से 65 जो है उसके मध्य जो गोलार्ध में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं उन्हें हम पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, ठीक है, आई थिंक अब सही से दिख रहा होगा, तो एक हाथ से पकड़ना और फिर एक हाथ से पढ़ाना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, चलता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुँचता है। ठीक है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड में जो है इसका समय लगता है। और सूर्य अपने अक्ष पर जो है, सूर्य, ये जो छोटे छोटे से आपको चित्र दिख रहे हैं, तो हम जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो भी हम अपने माइंड में हमेशा इमेज को लेकर चलते हैं। वर्ड्स तो हमने पढ़ पढ़ के सीखना और लिखना सीखा, तब हम शब्द जो है लिख पाते हैं। ठीक है, बाकी हर एक माइंड जो होता है हमारी कल्पना करता है, इमेजिन करता है, तो उसके लिए हमेशा एक चित्रीकरण होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, ये बता दिया। अब क्या है कि जब पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है, यानी जब घूर्णन की बात करें, हम घूर्णन के बारे में बतियाए लगे तो ठीक है, घूर्णन के बारे में जब हम बात करेंगे तो घूर्णन क्या है? घूर्णन करता है पश्चिम से पूरब की ओर, जिसमें सूर्य परिभ्रमण कहते हैं, और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की नाभिकीय संलयन क्रिया को विमुक्त होने से मिलती है। और सूर्य की उम्र जो है 5 अरब होती है। ठीक है, तो सूर्य की उम्र भी पूछी जाती है। और लाल दानव किसे कहते हैं? तो जब सूर्य जो चंद्रमा होता है, जो तारे होते हैं जब पूरी तरीके से मरने लगते हैं तो उनकी जो होती है लाल दानव होकर मरते हैं। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम से पूरब घूम रही है, और प्रकाश पर जो है पहुँचने का जो इसका समय है वो कितना है हमारा? 0816.6 सेकेंड जो है वो है, यानी सन पृथ्वी तक जब आता है। और प्राप्त ऊर्जा जो है संलयन करती है, और जिसकी उम्र है वो 5 अरब है, और लाल दानव सूर्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर्क रेखा पर है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो ये नोट्स है जो मैंने आपको पहली क्लास ली है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग में इन सारी चीज़ों की इमेज बना लो तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व होते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहाँ पे दिनों रात जब बड़ा होता है तो ये सब बराबर हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ पे देखिए भारत के कर्क रेखा को मैंने यहाँ नोट डाउन किया है
कि ये देखिए भारत है और यहाँ पे जो है कर्क रेखा जो है हमारी, ये है हमारी कर्क रेखा, और कर्क रेखा ये देखिए हमारी गुजर रही है अगर भारत में तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इनसे गुजर रही है। अब देखिए अगर विदेश में बात करें तो किन किन से गुजर रही है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वाइज टॉपिक भी कवर करते चलेंगे। हवाई द्वीप, यूएसए, बहमस, मोहतरान, अर्जाइल, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजीरिया, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और चीन और ताइवान, ठीक है। तो इनसे जो है ये देश है जिनसे ये गुजरती है, और भारत के अंदर कर्क रेखा इतने राज्यों से गुजरती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको यहीं मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से मैं नोट्स पे भी आपको मैच कराते हुए चलूँगी ताकि आपको समझ में आए कि जो पिछली क्लास थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। अगर आपने मिस की हो तो ज़रूर देखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है तो इसे हम हैशटैग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था कि ये हर बार पूछा जाता है, आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं है। हर एक जो है कर्क रेखा के जो राज्य है उसके हर एक कैपिटल लेटर को ले लिया गया है। इसे ही आप शॉर्ट ट्रिक के वे में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सर्वाधिक उपग्रह वाला जो है ग्रह कौन सा है। तो देखिए अब यहाँ पे कितने जो क्वेश्चन है जो उपग्रह से बन रहे हैं वो मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से जो है ग्रह के जो नोट्स बनाए हैं उसमें संयोजित करके रखा हुआ है। तो ये देखिए हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के डायरेक्ट बाद यहाँ पे हमारा जो है ग्रहों को मैं पढ़ाऊँगी, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं कि कौन सा सबसे निकटतम है, कौन सा दूर है, किसके ग्रह सबसे ज़्यादा है, किसके कम है, किसका व्यास सबसे ज़्यादा है और किसका कम है, उपग्रह किसके ज़्यादा है, घूर्णन गति किसकी अधिक है और किसकी कम है, परिक्रमण गति किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। मोस्टली हाई एंड लो पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और सीक्वेंस लगाने को बहुत पूछा जाता है आज के टाइम में। सीक्वेंस जो होती है वो लगाने को पूछा जाता है, जिसमें मोस्टली जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जो है आपके नंबर डुबा के मानता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस आकार में बड़े के लगाया गया है और ये बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से लगाया गया। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ा मैं सकती हूँ, आपको कीवर्ड्स दे सकती हूँ, पर याद आपको करना है। एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम आपको देना है तो इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और 45 डे का जो चैलेंज है उसे भी आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप में हौसला है और आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को बंद करके आप कोई भी शॉर्ट वीडियो एंजॉयमेंट के लिए आप देख सकते हैं। बाकी अगर पढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को अंत तक के सीरियसली देखिए और क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ उसी भी समझने की कोशिश करिए। अब देखिए यहाँ पे ग्रह के बारे में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको कौन सी खुली आंखों से दिखता है, कौन सा नहीं दिखता है वो भी बताया मैंने यहाँ पे। और इसमें किस कारण से इनका रंग जो है बुध जो है हरा दिखता है और शुक्र चमकीला दिखता है, यह पृथ्वी नीली दिखती है, मंगल लाल दिखता है, बृहस्पति पीला दिखता है, शनि काला दिखता है और अरुण जो है वो हरा दिखता है, वरुण जो है आसमानी रंग का हल्का नीला दिखता है। तो क्या कारण है इसमें, देखिए जो शनि है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन और कार्बन, इस वजह से वो काला दिखता है। मीथेन के कारण जो है अरुण जो है वो क्या है हरा दिखता है और बर्फ़ के कारण जो आपको ये वरुण है वो हल्का आसमानी रंग का दिखता है। और सोडियम जो है H2O जो है आपके कारण जो है H2O के कारण आपको बृहस्पति पीला दिखता है। और मंगल ग्रह जो है आपका 7वां ग्रह है आकार के हिसाब से, और जल के कारण जो है पृथ्वी आपको नीली दिखती है। और चमक जो है उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो पानी वानी नहीं है और जो घेरा है उस वजह से ये चमकीला ग्रह है। और बुध जो है आपको यहाँ पे जो है हल्का सा जो है हरे में आता है, ठीक है। तो इसमें से अब देखिए आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड इतनी चीज़ के ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आप थ्योरी पढ़ने बुक की बैठोगे तो बहुत अच्छी खासी लंबी लंबी थ्योरी है जिसमें आपका इतना ज़्यादा टाइम जाएगा, कम से कम 1-1.5 घंटा आपको उसमें पढ़ने में जाएगा। और उसके बाद आप 45 डेज़ में जो सोच रहे हो कि कवर करोगे और उसके बाद आप 10 डेज़ जो है आप आराम से निकाल लोगे प्रैक्टिस के लिए, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए।
तो जब तक कि आप विश्वास नहीं करोगे तो विश्वास के बिना किसी भी काम को करना पॉसिबल नहीं होता है, संभव ही नहीं है। तो विश्वास तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई पेड कोर्स के नोट्स लेते हो और उसको लेकर आप अपने पास रख लोगे तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में जब जाओगे तो वो नोट्स खरीदे हुए आपके काम नहीं आएंगे। आप जितना यहाँ अभी मुझसे पढ़ रहे हो या जितना आपने पढ़ा हुआ है, जितना आप अपने माइंड में रखोगे और पेशेंस के साथ जितना सॉल्व करोगे, उतना आपको वहाँ पे सक्सीड मिल सकती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसा अगला क्वेश्चन था हमारा, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? वो शनि है, 82 उपग्रह हैं इसके, बृहस्पति 69 हैं और अरुण के 27 और मंगल के 2 हैं। सौर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें, सौर्य मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो मैग्नीमिड है जो कि बृहस्पति का है और सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। टाइटन शनि और सौर्य का सबसे एकमात्र उपग्रह है जिसके आसपास जो है स्थायी वायुमंडल है, ठीक है। बाकी लोगों के पास स्थायी वायुमंडल नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सूर्य का जो ग्रह है कोई भी उपग्रह नहीं है सूर्य का। मंगल का उपग्रह जो है फोबोस और डीमोस है और पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी वो कौन सी है? तो कांगो नदी जो है गणराज्य में है स्थित है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो व्याप्त पहले तो ये कालाहारी मरुस्थल से और फिर लिम्पोपो नदी में और फिर मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो 2 जो रेखाएं हैं उनको 2 नदियां जो है बार बार काटती हैं। एक तो भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है वो कांगो है, और जो आपकी कालाहारी के पास जो ये है तो मकर रेखा को 2 बार काटती है ये कालाहारी मरुस्थल में। जो लिम्पो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को जो है हमारी कांगो काटती है, ठीक है। और कर्क रेखा को अभी नहीं पता है। और बाकी जो भूमध्य रेखा है इसमें कांगो को 2 बार काटती है और मकर रेखा कालाहारी मरुस्थल लिम्पो नदी 2 बार काटती है। और ये नदी जो है मोजाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में है। सूर्य ग्रहण जो है वो कब पड़ता है? तो ज़्यादातर जो अमावस्या में जो है आपका पूर्णिमा जब पूरी होती है तो आंशिक रूप जब पड़ता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के दौरान पड़ने वाला जो छाया होती है वो सबसे काला भाग होती है जिसे प्रछाया कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस और जो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया होती है उसे, उसका जो काला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। बट आप क्या है कि अगर कोई भी बुक लेकर पढ़ते हो या बहुत ज़्यादा टाइम देते हो तो आप बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम चला जाता है और आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे सौर्य मंडल जो है हमारा बहुत इजीली जो है हम इसको 2 भागों में क्या ये हमारा आज ही ख़त्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो हैं हमारे सौर्य मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन सब खत्म हो जाएंगे आज ही 1 घंटे में, ठीक है। ग्रह के दौरान पड़ने वाली जो छाया है सबसे काला भाग जो है उसे प्रछाया कहते हैं। सूर्यमंडल के समय सूर्य पे दिखाई देने वाले भाग का जो होता है उसे सूर्य किरीट कहते हैं, ठीक है। सूर्य की दीप्तमान जो है सतह उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। अब मेखला जो है सतह में सूर्य धरातल के प्रकाश खंड को कहते हैं और तापमान जो होता है इसका 600 केल्विन होता है और कई रंगों में विकास हुआ है। कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहाँ रंग में अवशोषित किया जाते हैं वो रेखाएं जो है काली दिखाई देती है और इन रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य तृप्तिमान सतह या प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। तो एक ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्टार करके रख लो। ये आपके सन 2022 में ज़रूर आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम के बाद कहना कि मैम ने आपने बोला था और इससे रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार ज़रूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, ज़रूर पूछा जाएगा ज्योग्राफी में। तो ये चीज़ आप ध्यान रख के इस चीज़ को पढ़िएगा। पहला तो ये 22 दिसंबर को सूर्य के लंबवत रेखा जो होती है चमकती है उसे मकर रेखा के पर चमकती है, ठीक है, लंबवत जब चमकती है। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर ये चमकती है 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है जिसे कि विकिरण कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव में जो है इसे कटिबंधीय क्षेत्र जो है स्प्रिंग बसंत ऋतु, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक ये ऋतु चक्र है जिसे कि यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कितने डिग्री पे घूमता है। और यहाँ पे KBM का मतलब है कर्क, भूमध्य और ये मकर रेखा, KBM, ठीक है।
तो केबीएम लिखा हुआ है, इसे आप समझे कि ये केबीएम मतलब कर्क और बी मतलब भूमध्य और एम मतलब मकर रेखा है। अब यहाँ पे है कि सूर्य कर्क रेखा के उत्तरी ध्रुव में जब घूमता है तो क्षेत्रफल यानी समर सीजन, यानी 21 जून को आपका क्या है, समर, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो है उत्तरी ध्रुव में यहाँ पे स्प्रिंग यानी पतझड़ जिसे हम कहते हैं, वो है आपका 22 घंटे दिन और 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात जो है यहाँ पे होती है। ये पूरी दुनिया में जो है एक ही ऐसा देश है जहाँ पे दिन और रात बराबर होती है, ठीक है, और दिन और रात यहाँ पे बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 22 दिसंबर को अगर बात करें तो मकर रेखा पर लंबवत होती है। जब मकर रेखा पर लंबवत होगी तो यहाँ पे शीत ऋतु होती है, ठीक है। और जब यही जो है वापस होती है तो सूर्य लंबवत होता है वापस से, और उत्तरी ध्रुव कटिबंध क्षेत्र में जो है शरद ऋतु आती है और 12 घंटे दिन और 12 घंटे जो है रात होती है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब 365 दिन जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, चूंकि 365 दिन में 6 घंटे जुड़ते हैं, जो कि 4 वर्ष के बाद लीप ईयर बनाती है, और जिसमें कि 366 दिन हो जाते हैं। और उस टाइम पे जो आपकी फरवरी होती है वो 29 डेज की यानी 29 दिनों की हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये चंद्रमा का है, तो बस इसके बाद आपका जो सौरमंडल से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसमें सिर्फ 3 और 3 चैप्टर हैं आपके। एक तो सौरमंडल में जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति है आपकी, दूसरा आपका ग्रहों का है, और तीसरा सिर्फ आपका जो मौसम है या जो ऋतुएं हैं उसके यानी पृथ्वी की जो गति है उसके अंतर्गत किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और रेखाओं से पूछा गया है। यानी सिर्फ और सिर्फ सौरमंडल में आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। सौरमंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह, उपग्रह, मौसम का यानी जो चक्र है उसे पढ़ना है, ग्रहण पढ़ना है, और सिर्फ रेखाएं पढ़नी है। इसके अतिरिक्त जो है यूपी टीजीटी में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, और ना ही पीजीटी में इससे अतिरिक्त ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। जो टीजीटी है उसमें 100% इससे अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा प्रदेश जो है वो कौन से हैं, तो भूमध्य रेखा प्रदेश जो है 10 उत्तरी अक्षांश और 10 दक्षिणी दक्षांश में जो है सालों तक सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे कि तापमान जो है ऊंचा रहता है। और धरातलीय क्षेत्र में जो पवनें नहीं चलती हैं और तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, और इसे ही समवाहिनी धाराएं कहते हैं। हीलियम सेंट्रिक सिद्धांत जो है ये कोपरनिक ने दिया था, और इसमें 1543 में सूर्य को ब्रह्मांड माना था और केंद्र माना था, मतलब सूर्य को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना था और पृथ्वी को परिक्रमा करते हुए कहा। तो टॉलेमी जो कि मिस्र के थे, अलेक्जेंडर निवासी थे अलेक्जेंड्रिया के, और पुस्तक जो थी इनके अल्मार्टा और जियोग्राफिकल सिस्टेटिक ऑफ भूगोल के रूपरेखा में एनिलिमा द जियोग्राफी भी इनकी जो थी टॉलेमी की एक पुस्तक थी। अब ये दो आर्कटिक वृत्तांत है। अब यहाँ पे देखिए जो ये है कि किस तरीके से जो थी आर्कटिक वृत्तांत है उसे प्रस्तुत किया है कि आर्कटिक वृत्तांत कनाडा उत्तरी पश्चिम प्रांत में ग्रेट बियर झील से गुजरती है, यानी ग्रेट बियर झील से गुजरती हुई तट पर पोर्ट एडियम के यूरेनियम से प्रसिद्ध है। आर्कटिक वृत्तांत को इस तक बढ़िया से प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है हमारा आ जाता है किस पे, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंतिम जो है हमारा इधर आएगा मध्य प्रशांत से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 के अनुसरण करती है। यदि कोई पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा तो -1 डे हो जाएगा, और अगर पूरब से पश्चिम जाएगा तो एक दिन जो है प्लस हो जाएगा, यानी 1 डे प्लस हो जाएगा। वाह्य ग्रह क्या है, वाह्य ग्रह बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये आपके आंतरिक वाह्य ग्रह हैं, और ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। लास्ट जो है सन 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या थे कि पृथ्वी का घूर्ण जो है वो पूछा गया था कि पश्चिम से पूरब की ओर जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में करती है, और पृथ्वी का कक्षतल जो है 23 सही 1/2 का कोण बनाती है। और ये देखिए ये ध्रुव भी किस तरीके से घूम रही है और इस तरीके से कोण बनाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा एक देशांतर की दूरी जो है ये आपसे मैंने कहा था कि 21 में पूछा गया, देखिए पूछा गया है। और कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती नहीं है पूछा गया था। तो अगर आपको ये पता है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, बाकी जो भी आपका राज्य आता है उससे नहीं गुजरेगी, ठीक है। अब ये ट्रिक बात करें तो राजा गुजरे मेरी छत के झंडों के पास, तीर द्वार से निकला
नापाई में, तीर निकला द्वार से नापाई में। ठीक है, तो राजा मतलब राजस्थान, गुजरे मतलब गुजरात, मेरी मतलब मध्य प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़, झंडों का यानी झारखंड, पास यानी पश्चिम बंगाल, त्रि मतलब त्रिपुरा, मिला ना यानी मिजोरम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वर्ष जो है आपकी 1884 में, और पीत वमन जो है सूर्य को कहा जाता है। तो ये जो है देखिए 21 में जो है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से ही सारे क्वेश्चन आए थे। तो इसी तरीके से दोस्तों जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका, उसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं और इन्हीं चैप्टरों से बनेंगे। तो अब मैंने आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर था यानी सन 2001 से लेकर 21 तक के जो भी सौरमंडल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके कीवर्ड्स को मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। और बाकी जो है चैप्टर वाइज जो मैंने आपको पढ़ाई दिया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और उसके बाद जो है दोस्तों हम यहाँ पे ये देखिए ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति मैंने पढ़ा दी है, और ये देशांतर भी मैंने बताया है आपको उस दिन, और इसे डिटेल से भी पढ़ा दूंगी कि किस तरीके से आप इसे समझे, जिससे कि आपको समझ में आए देशांतर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अतिरिक्त कहीं से भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी नहीं बनते हैं, तो ये देखिए इसके अतिरिक्त आपके कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, और बाकी फिर हम देखेंगे यहाँ पे आपका ये हमारा ब्रह्मांड उत्पत्ति और सौर्य मंडल में जो हमारे ग्रह हैं वो आ जाएंगे, और ये ग्रह के बारे में अब हम जो अपकमिंग हमारा वीडियो होगा उसमें यानी कल हम इसे पढ़ेंगे, और उसके बाद सौरमंडल का पूरा सार पढ़ने के बाद ग्रहों को बच्चे से इतने के अतिरिक्त आपसे ग्रहों से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब रही बात आपके ये कि बुक से पढ़ सकते हैं, तो 45 डेज में या फिर जो आपका टाइम अभी बच रहा है दोस्तों, तो उससे आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है बुक से पढ़ना और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर के सेट को सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बुक भी दिखा दे रही हूँ। तो ये बुक आप देखिए, और अगर आप ये परचेज़ करते हो और आप इसको पढ़ने में जाते हो, तो आप इस बुक को पढ़ने में अगर जाओगे तो कम से कम ये बुक आप 2-2.5 महीने में ख़त्म कर पाओगे, और 2-2.5 महीने में अगर आप ये बुक ख़त्म करोगे तो कीवर्ड से ढूंढते रह जाओगे, फिर आप इसे याद कब करोगे। तो इस तरीके की बुक्स आप अगर पहले से तैयार किया हो तो अलग बात है, बाकी अगर अभी आप इसे तैयार करना शुरू करोगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो बाकी इसमें सारी चीज़ें जो हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे मैंने कीवर्ड्स में आपको शॉर्ट नोट्स में निकाल रखे हैं, जिससे कि आप हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि सौरमंडल के जो हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे और उससे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे हमने पढ़े, और बाकी अब हम क्या है इन 3 चीज़ों पे और फोकस करेंगे, एक रेखाओं पे, फिर उसके बाद हम फोकस करेंगे अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर्य पे, और फिर उसके ग्रह पे। यानी इससे जो हमारे 5-6 नंबर के क्वेश्चन हैं आराम से जो है यहाँ पे पूर्ण हो जाते हैं। चंद्रमा पढ़ेंगे और पृथ्वी पढ़ेंगे, और इसमें से आपके इतने मात्र ये 3 से 4 चीज़ें पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो टीजीटी है, यूपी टीजीटी है, इसमें जो आप 5 से 4 या फिर आपका ये जो रेशियो रहता है कम से कम रहता है 6 से 7 नंबर का बनता है, 5 से 7 नंबर के बीच, जो कि आपके डन हो जाएंगे। इन सिर्फ और सिर्फ इतने सिलेबस में आपके डन हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो 100% जो है इस साल का जो एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी अब ज़रूर क्रैक करेंगे। बट आपको डेली जो है 45 डेज़ यहाँ पे बिना चोरी किए हुए, बिना बेईमानी के देने हैं, और उसके बाद बस कुछ नहीं करना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी एक प्रैक्टिस सेट पेपर रहेगी हमारी, तो उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एक सेट को जो कि ज्योग्राफी का होगा हमारा। ठीक है, तो इससे हम जो है एक टीजीटी प्रैक्टिस सेट है हमारा सामाजिक अध्ययन का, जिसमें कि हम पेपर सॉल्व करेंगे। पूरा ज्योग्राफी का पेपर जो रहेगा हमारा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम डेली जो है डेली बिना किसी परहेज किए हुए लगातार जो है हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे भूगोल का जो है अब देखिए एक पेपर जो है डेली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ये सारा चैप्टर जो है हमारा पूरा जो है हमने 10 जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये एक प्रैक्टिस सेट जो है आपका
इतनी ईजिली आप सॉल्व कर ले जाओगे कि आप कहोगे कि बस इतना पढ़ने के बाद हम इजीली क्रैक कर गए, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना कम पढ़कर और सटीक पढ़कर भी हम कम टाइम में अच्छे नंबरों से जो है टीजीटी क्रैक कर सकते हो और शिक्षक बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है, डिस्कशन है, आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसका एक निचोड़ था, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पहला टॉपिक पढ़ा सौरमंडल, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसका जो एक विस्तृत विस्तार है 3 से 4, तो वो आपको अपकमिंग वीडियो में मिल जाएगा। बाकी जो पहला सौरमंडल है और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो मैंने बता रखी है, तो प्लीज़ और प्लीज़ उस चैनल पे विजिट करके आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, अपकमिंग वीडियो में फिर मिलेंगे, और मिलेंगे क्या, ज़रूर मिलेंगे, और 45 डेज़ के चैलेंज को पूरा करेंगे। तो जुड़ जाइए और लगातार पढ़ते रहिए, और 45 डेज़ में आप इम्प्रूव देखेंगे अपने अंदर। और जो ये सन 2022 का जो एग्ज़ाम है सन 2022 का, इसे आप ज़रूर से ज़रूर 100% जो है आप सफलता प्राप्त ही करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।